हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका हम पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले पार्ट में हमने जो कंपाउंड्स होते हैं उनके केमिकल फॉर्मूला राइटिंग के बारे में सीखा था, जिसके लिए हमको क्या है, एनाइंस और कैटाइंस की टेबल की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं हम उसके नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में। और आयंस जैसे कि हम जानते हैं, ऐसा एटम या एटम्स का ग्रुप जिसपे कोई ना कोई चार्ज हो, प्लस का हो या फिर माइनस का हो। तो पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उनको हम कैटायन या फिर बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको हम एनायंस या फिर एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो अब एक कैटेगरी इन दोनों की क्या, कि किसी भी आयन में एटम्स की संख्या कितनी है उस आधार पे इनको हमने दो मेन भागों में बांटा है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मोनो एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक आयंस? मोनो एटॉमिक आयंस क्या होते हैं और पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, और इनको एग्जांपल के साथ में हमको समझाना है। चलिए, तो पहला हमारा है मोनो एटॉमिक आयंस। तो दीज आयंस कंटेन ओनली वन एटम। ये वो आयंस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम होता है। तो नाम देखो खुद सजेस्ट कर रहा है, मोनो का मतलब वन, एटॉमिक मतलब एटम वाले आयन, एक एटम वाले आयन, पॉली मतलब मैनी, एटॉमिक आयन मतलब कई एटम वाले आयन। तो कई में मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। एक से ज्यादा मतलब दो भी चलेगा, तीन, चार, पांच, एनी नंबर ऑफ एटम्स चलेगा। ठीक है, तो सीधी बात है, एक एटम सिंगल है और उसके ऊपर कोई भी चार्ज आ गया प्लस या माइनस का, मोनो एटॉमिक आयन है। और अगर ग्रुप है, समूह है, कम से कम दो या दो से ज्यादा भी, और उसके ऊपर कोई भी चार्ज आ गया प्लस या माइनस का, वो क्या होगा, पॉली एटॉमिक आयन होगा। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों, मोनो एटॉमिक आयंस में बहुत सारे एग्जांपल्स हम कौन से ले सकते हैं? जो कैटायन है, कैटायन की जो मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ अमोनियम आयन NH4 प्लस एकमात्र आयन है जो पॉलीएटॉमिक। बाकी सारे जो टेबुलर फॉर्म में लिखा था ना, +1 के नीचे +2 +3 +4, वो सारे के सारे मोनो एटॉमिक सिंगल एटम वाले हैं। ठीक है कि नहीं? तो उसमें से +1 वाली लिस्ट में से हमने क्या ले लिया, सोडियम आयन Na+ ले लिया। हम K+ भी ले सकते हैं, देखो ये रहा हमारा K+ आयन। हम हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, लास्ट में देखो H+ आयन। तो ये तो +1 वाली लिस्ट में से उठा लिए। +2 में से कौन से, ये दो ले लिए हमने। कौन कौन से ले लिए? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, +3 में से ले लिया हमने एल्यूमिनियम आयन Al3+। समझ में आ गया? तो ये तो हो गया कैटायंस की लिस्ट में से। कुछ एनायन की लिस्ट में से भी ले लेते हैं। तो देखो -1 वाले क्लोराइड, फ्लोराइड आयन, ये हो गए। ClF, ब्रोमाइड भी हो सकता है। और ऑक्साइड और सल्फाइड जो हो गए 2 चार्ज वाले हैं। तो कुल मिला के देखें, चार्ज कुछ भी हो, एटम से सिर्फ सिंगल 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 सिंगल। इस प्रकार के जो आयंस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम हो, चार्ज कुछ भी हो, वो होते हैं मोनो एटॉमिक आयंस। ऑन द अदर हैंड, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? दीज कंटेन एटलीस्ट 2 और मोर एटम्स। कम से कम तो दो होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पॉली का मतलब मैनी, तो दो से ग्रुप चालू हो गया तो दो या दो से ज्यादा एटम्स वाले आयंस को पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। तो पॉजिटिव आयन बच्चों इसमें एक ही है, अमोनियम आयन NH4+। तो देखो 5 एटम हो गए, 4 तो हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। वहां सब में एक एक था, नीचे कोई नंबर नहीं लगा था, यहाँ नीचे सब में नंबर लगा होगा, ग्रुप्स होंगे। ये हमारा सल्फेट आयन है, चार्ज 2- होता है, सल्फेट SO4 2-। तो देखो इसमें कितने एटम्स हो गए? 4 तो हो गए ऑक्सीजन के एटम, एक सल्फर का, तो 5 एटम्स हो गए। इसमें देखो फॉस्फेट में 5 एटम्स हो गए, चार्ज 3- है। ये ऑक्जेलेट आयन है, C2O4 2-। इसमें बच्चों 6 एटम्स हो गए, 4 ऑक्सीजन के 2 कार्बन के। नाइट्रेट आयन 4 एटम, 3 ऑक्सीजन के 1 नाइट्रोजन का। ये है बच्चों डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7 2-। इसमें टोटल हो गए 9 एटम्स। ये सारे के सारे जो आयंस हैं ये कहलाते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। टेक्स्ट बुक में आपके बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। समझ में आ गया? तो आपको ये वाला पार्ट लिख देना है कि द आयंस व्हिच कंटेन 2 और मोर एटम्स आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक आयंस एंड द एग्जांपल्स आर हियर। ये वाले क्वेश्चन। अब बच्चों, आपको पिछले वीडियोस में बताया गया है कि आयन कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली तो दो ही प्रकार के होते हैं, कि भाई पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन हो गए, नेगेटिव चार्ज वाले एनायन हो गए। लेकिन बच्चों हायर क्लासेस में आप जाके पढ़ोगे, कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े समूह भी होते हैं एटम्स और ग्रुप्स के, कि उसमें एक छोर पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरे छोर पे नेगेटिव आ रहा है। मतलब समझ में आ गया? 2-in-1 आयन। There are certain ions which at their opposite ends contain both type of charges। एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस प्रकार के 2-in-1 आयंस जो होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं ज्विटर आयंस। ये आप आगे हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। समझ में आ गया? तो फिर इस प्रकार से कितने प्रकार के आयंस हो गए? टोटल 3 हो गए हमारे, कैटायन, एनायन एंड द थर्ड वन ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयंस कौन से आयंस होते हैं? दीज आर द आयंस व्हिच कैरी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड ज्विटर आयंस। ठीक है, तो ये हाई क्लास में पढ़ोगे भी, ज्यादा एग्जांपल्स इसकी करने की जरूरत नहीं, समझ में भी नहीं आएगा आपको, तो बस नाम काफी है। ज्विटर आपकी जानकारी में होना चाहिए। चलिए,
अगले टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमको कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस करनी है, इस चैप्टर से रिलेटेड ही है, उनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एलिमेंट और कंपाउंड। ये दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस है, हमारा जो प्रकृति का जो मैटर है वो इन दोनों प्योर सब्सटेंसेस को मिलकर ही बना है। एलिमेंट हमारे नेचर में कितने हैं, 92 है प्राकृतिक एलिमेंट्स। तो एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जो एक ही प्रकार के एटम्स से बनता है। इसका मतलब इट इज a ह्यूज कलेक्शन ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड। एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम। तो सोडियम एलिमेंट मतलब सोडियम का टुकड़ा ले ले, उसमें सारे के सारे एटम्स एक ही जैसे होंगे, सोडियम एटम्स होंगे। इसी प्रकार से आयरन का टुकड़ा ले ले, उसमें सारे एटम्स आयरन के एक ही जैसे होंगे। मतलब समझ में आ गया। तो ये एक प्योर सब्सटेंस है, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एक ही प्रकार के एटम्स से बनने वाला जो प्योर पदार्थ है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। समझ में आ गया। तो इसमें एग्जांपल्स आ गया हमारा हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, एन फॉर नाइट्रोजन, Fe आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गया। सिंबल्स मैंने आपको याद करा रखे हैं 36 तक। ठीक, चलिए अगला हमारा क्या, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है ये भी प्योर सब्सटेंस है, बट यहाँ पर पता है अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं ना, उनके एटम्स आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं, वो आपस में केमिकली जुड़ जाते हैं। अब केमिकली जुड़ने का मतलब होता है अलग अलग एलिमेंट जो होते हैं भाई, उसमें कुछ मेटल है कुछ नॉन मेटल है। अब मैं पहले बता चुका हूँ मेटल्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आवश्यकता से अधिक होते हैं, नॉन मेटल्स में आवश्यकता से कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नोबल गैसेस में बिल्कुल फिक्स नंबर में होते हैं जितने चाहिए उतने। तो अब जो मेटल नॉन मेटल है ये आपस में विरोधी टेंडेंसी वाले हो गए। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं ताकि वो नोबल गैस जैसे बन जाए। नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं ताकि नोबल गैस जैसे बन जाए वो। और इस चक्कर में इलेक्ट्रॉन के लेन और देन के चक्कर में वो आपस में कंपाउंड्स बना लेते हैं। समझ गया। इसी को उनकी केमिकल रिएक्टिविटी का कारण भी माना जाता है। ठीक है, तो तीन काम हो सकते हैं इनके बीच में, आइदर दे विल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, और कभी कभी क्या होता है कि वो शेयर भी कर लेते हैं, साझेदारी भी कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, साझेदारी। साझेदारी कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये एक एलिमेंट ए है, ये दूसरा एलिमेंट बी है। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और बी को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आ गया, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आ गया। अब सीधी बात है, ये उसको देने के लिए रेडी नहीं है, इसको देने के लिए रेडी नहीं है भाई, गेन लॉस संभव नहीं है, लेकिन दोनों को एक एक चाहिए। तो कभी ऐसे अगर दो एलिमेंट्स की मुलाकात हो जाती है नॉन मेटल्स में, तो ये क्या कर सकते हैं, साझेदारी। साझेदारी में क्या होता है, ये दोनों आपसी सहमति से एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट ने रख लिया, दूसरा उसने रख लिया, दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन हो गए भी। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको भी बिलोंग करते हैं, इसको भी करते हैं। तो मतलब साझेदारी में क्या हुआ, इस एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो उसने पूर्ति करती, इसको एक की कमी थी तो उसने पूर्ति करती, तो बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे इसके भी होंगे। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से दोनों खुश। इस प्रकार से जो बंधन होता है कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। और आयनिक बॉन्ड होता है बंधन, एटम्स के बीच में बॉन्ड मतलब बंधन, अट्रैक्टिव फोर्स जो उनको बांध के रखती है। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, प्लस का आयन बना लेता है, दूसरा गेन कर लेता है, नेगेटिव आयन बना लेता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड। तो बच्चों कंपाउंड क्या होता है, ये एक प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, या तो दो, कम से कम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स। ये जो एटम्स है जब केमिकली कंबाइन करते हैं, मैंने भी अर्थ समझाया, केमिकली कंबाइन करने का अर्थ होता है एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना देना या शेयर करना, और एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं, या तो मास के हिसाब से या नंबर के हिसाब से। समझ में आ गया। मतलब एक एलिमेंट ए एक एलिमेंट बी, तो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी एक फिक्स मास के रेशियो में जुड़ेंगे या संख्या के रेशियो में जुड़ेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की देख लेते हैं। चलो मैं दोनों का एग्जांपल बता दूं। कार्बन डाइऑक्साइड, अब जब जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो कार्बन का एक एटम लगेगा तो ऑक्सीजन का दो लगेगा जब CO2 बनाना है। तो मतलब ऑक्सीजन का संख्या जो एटम्स की डबल है कार्बन से, कार्बन 5 लगेगा तो 10 लगेगा, ये 50 लगेगा तो ये 100 लगेगा। समझ में आ गया। ये तो हो गया नंबर का रेशियो, फिक्स है ना, तो 1:2 का रेशियो हो गया। अब अगर हम मास की बात करें तो बच्चों आपको मैं एटॉमिक मासेस की टेबल बता चुका हूं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU, 12, और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें CO2 बनाने के लिए, कार्बन यदि 12 लग रहा है तो ऑक्सीजन कितना लग रहा है, देखो 16, लेकिन दो नहीं है तो 16 2 32। तो 12 के साथ कितना हो गया, ये 32 हो गया, 12 के साथ हो गया 32। चलिए पेन लेके समझा देता हूं मैं आपको। 12 के साथ तो कार्बन का हमारे को मास लग रहा है कितना, 12, और ऑक्सीजन का कितना है 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो 16 2 हो गया 32। ओके, अब बच्चों अगर इनको हम 4 से काट लें, दोनों 4 से कट जाएंगे ना, तो इसी को हम, इस रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में और कैसे ले सकते हैं,
तो 4 से कटेगा तो इधर तो कितना आएगा बताओ, 3 आ जाएगा। समझ में आ गया, 4 3 से कटता है ना, ये इधर तो आ जाएगा 3। और आगे क्या आएगा बताओ, 3 8 यहाँ आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो जब जब कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनाने के लिए कंबाइन होंगे, तो दे विल ऑलवेज कंबाइन इन द मास रेशियो ऑफ 3:8 एंड नंबर रेशियो ऑफ 1:2। मतलब क्या हुआ, whenever CO2 will be formed, always one carbon of atom will combine with two atoms of one atom of carbon combines with two atoms of oxygen। ये जितना ये लूंगा उसका डबल होगा ये। और मास के हिसाब से देखा जाए तो 3 grams of carbon will always combine completely with 8 grams of oxygen। समझ में आ गया। अच्छा, इसको 10 गुना कर दूं, 30 ग्राम कार्बन ले लूं, 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका 5 गुना कर दूं, 15 ग्राम कार्बन ले लूं, तो 5 गुना कर देंगे 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ गया। तो मास का रेशियो भी फिक्स होगा और संख्या का रेशियो। तो ये मतलब है ऊपर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास और नंबर। ठीक है। सो अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से, वो भी फिक्स्ड रेशियो में, या तो मास के हिसाब से या नंबर के हिसाब से, वो जो चीज बनेगी वो कहलाता है कंपाउंड। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है, देखो इसमें CO2 में 2 एटम्स हैं, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 एटम्स हैं, इसमें NH3 2 एटम्स है, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड 3 एटम्स है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन वाटर 2 एटम्स। समझ में आ गया। तो इनमें सब में इसी प्रकार से फिक्स रेशियो होगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, हमारे अगली डेफिनेशंस पे। अगला हमारा क्या, मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों। मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों, या तो एलिमेंट है कंपाउंड, मैं बता चुका हूं प्योर सब्सटेंस होते हैं ना दोनों है? अब देखा जाए तो एलिमेंट जो होता है वो छोटे छोटे कणों का बनता है, जिसको एटम्स बोलते हैं। कंपाउंड बनता है मॉलिक्यूल्स का समूह है। समझ में आ गया कि नहीं का। तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, और कंपाउंड का सबसे छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है वो होता है मॉलिक्यूल। लेकिन बच्चों एटम्स जो होते हैं ना, कभी भी प्राकृतिक अवस्था में अकेले अलग थलग नहीं पाए जाते। समझ में आ गया। एटम्स दे डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस इन नेचर, दे आर अनस्टेबल। अकेले एटम कभी नहीं मिलेंगे। अगर मान लीजिए 2 एटम भी हैं, वो समूह बनाना पसंद करेंगे। अब चाहे समूह में एक ही जैसे एटम्स इकट्ठे हो जाए, चाहे समूह में अलग अलग प्रकार के एटम्स इकट्ठे हो जाए, तो अगर ऐसा छोटा सा समूह बन जाता है जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इस प्रकार के समूह को बच्चों क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स ही प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात कर ले, हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो N2 मॉलिक्यूल के रूप में मिलेगी नाइट्रोजन गैस, N के रूप में, एटम के रूप में नहीं मिलेगी। N और N 2 एटम जुड़ के नाइट्रोजन बनाएंगे, नाइट्रोजन गैस। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है O2 के रूप में मिलेगा, ओजोन O3 के रूप में मिलेगा, O अकेला एटम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलेगा, H के फॉर्म में नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। तो क्या होता है मॉलिक्यूल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये सबसे छोटा कण है किसका, या तो एलिमेंट का या कंपाउंड का, विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन नेचर, जो स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है नेचर में। एटम नहीं पाए जाते, तो मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है जो नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। इट इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है मॉलिक्यूल, सीधी बात है, एटम्स के केमिकल कॉम्बिनेशन। और एटम्स एक जैसे भी हो सकते हैं, एक से अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है। सो इट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एटम्स है, तो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स ऑफ 1 और मोर काइंड्स, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, केमिकली कंबाइन टुगेदर, जब वो एक दूसरे से केमिकली जुड़ते हैं। और मैं बता चुका हूं केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन लेन देन करके या शेयरिंग करके, ये 3 ही तरीके हैं। ठीक है कि नहीं क्या। तो केमिकली वो जुड़ जाते हैं, तो जो समूह बन जाएगा उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है। तो शॉर्ट में एसेंस क्या है पूरी डेफिनेशन का, इन शॉर्ट इट इज ए ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 और मोर काइंड, एक या एक से अधिक प्रकार के फिक्स्ड संख्या में एटम्स का जो छोटा सा समूह होता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्लियर है, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। चलिए अब मॉलिक्यूल के जो टाइप्स है वो बेसिकली 2। हमारा मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, हमारा मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है। तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। अगर मॉलिक्यूल में एक ही जैसे एटम्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, केवल ऑक्सीजन के एटम्स हैं लेकिन 2 हो गए हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स के जुड़ने से बनेगा मॉलिक्यूल। क्लोरीन में क्लोरीन के 2 एटम्स, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल फॉस्फोरस के 4 एटम्स जुड़ने से, सल्फर का मॉलिक्यूल सल्फर के 8 एटम्स जुड़ने से बनता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के 2 एटम्स जुड़ने से, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के 2 एटम्स जुड़ने से बनेगा। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि एक ही जैसे एटम्स है मॉलिक्यूल के अंदर, गुच्छे के अंदर। तो इस प्रकार का मॉलिक्यूल कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है, एक ही जैसे एटम्स होते हैं उसमें। तो इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो यदि मॉलिक्यूल में एक ही जैसे एटम्स है तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाता है। ठीक है। अभी
यदि कंपाउंड का मॉलिक्यूल है तो उसमें एक से अधिक प्रकार के एटम्स होंगे, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड विच कंटेन्स एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। क्या है ये? दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स का बना होता है। तो एग्जांपल वाटर हो गया, तो देखो दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हो गए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये फिक्स रेशियो में जुड़ने से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। अब देखो इस मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम्स हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के, 4 एटम्स हैं अलग अलग प्रकार के, 3 एटम्स अलग अलग प्रकार के। समझ में आ गया? तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल एक ही जैसे एटम्स, कंपाउंड का मॉलिक्यूल एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया जानकारी मॉलिक्यूल के बारे में। अब देखते हैं बच्चों एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के मास को यदि हमको नापना है, इसकी डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं, एटॉमिक मास बताया था मैंने। तो एटॉमिक मास को किस यूनिट्स में नापेंगे? तो एटॉमिक मास जो होता है उसको नापने के लिए जो यूनिट निर्धारित की गई है बच्चों, वो है एएमयू, शॉर्ट में एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि एटम जो होता है ना, एटम बहुत छोटी वस्तु है, इसका मास ग्राम किलोग्राम में लेंगे तो बहुत बहुत छोटा है। समझ में आ गया? तो हम क्या करते हैं, एटम के मास को नापने के लिए उसकी तुलना बहुत छोटे कण से करते हैं। तो हमारा जो हाइड्रोजन एटम है बच्चों, अब ये हाइड्रोजन एटम जो होता है सबसे छोटा एटम है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास न के बराबर है, प्रोटॉन जो होता है उसे 1837 टाइम्स भारी होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल ना के बराबर है। तो कुल मिला के हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके अंदर एक तरह से जो भी उसका वजन है उसका प्रोटॉन का वजन ही होता है। ठीक है, तो मान सकते हैं एक हाइड्रोजन एटम या उसके अंदर मौजूद जो प्रोटॉन होता है उसी के मास को हमने क्या है, एक एटॉमिक मास यूनिट कहा है। और हम बाकी एलिमेंट्स का मास निकालते वक्त हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि दूसरा एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो भी है वो हाइड्रोजन एटम से कितना गुना भारी है। अगर 1 गुना भारी होगा तो 1 एएमयू, 10 गुना भारी होगा तो 10 एएमयू, 50 गुना भारी होगा तो 50 एएमयू। समझ में आ गया? चलिए, सो व्हाट इज एएमयू? तो ये छोटी यूनिट है जो कि मॉलिक्यूल्स एटम्स के मासेस को निकालने के लिए होती है। एएमयू इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के मास को एएमयू बोलते हैं। इट इज रफली इक्वल टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। और एक हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर भी है ये लगभग। ठीक है, चलिए, तो 1 एएमयू मास ऑफ प्रोटॉन होता है और यही मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम होता है। और अगर इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाए बच्चों तो कितना आएगा पता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट को मैं अगर मैं लेफ्ट साइड में खिसकाऊं तो 27 बार खिसकाना पड़ेगा। मतलब 0 पॉइंट फिर 0.00000 26 बार लिखूंगा और फिर 16272। समझ में आ गया? इतना छोटा वैल्यू है किलोग्राम। समझ में आ गया? तो 0 पॉइंट फिर 0.0000026 टाइम्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद में फॉलो होंगे डिजिट्स, ये 1672। इतना छोटा मास होता है एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन का मास, और यही एटम्स के मास को नापने के लिए यूनिट है हमारी। समझ में आ गया? तो किसी भी हाइड्रोजन एटम से जितना गुना कोई भी भारी एलिमेंट होगा उसका मास उतना ही हो जाएगा। कार्बन एक्जैक्टली 12 गुना भारी है तो उसका मास 12 एएमयू हो गया। सोडियम 23 गुना भारी है, 23 एएमयू होगा। आयरन 56 टाइम्स भारी है, 56 एएमयू हो गया। क्लोरीन है बच्चों 35.5 गुना भारी है, तो 35.5 एएमयू उसका मास हो गया। क्लियर? तो एटॉमिक मास की टेबल मैंने पहले बताई थी, उसको वहां से लर्न कर लेंगे आप। ठीक है कि नहीं? क्या? चलिए, ये था हमारा एटॉमिक मास यूनिट। आगे चलते हैं। अब देखेंगे बच्चों फॉर्मूला यूनिट मास किसको बोलते हैं। इससे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो समझ लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है बच्चों एक मॉलिक्यूल का मास। ये मैं पहले बता चुका हूं, H2SO4 का मैंने एग्जांपल दिया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो एक मॉलिक्यूल होता है, उस एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी के मासेस का सम अगर निकाल लें तो वो आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड, इट इज डिफाइंड एज द sum of the atomic masses of all the atoms present in one molecule of the substance। जैसे H2SO4 है, ठीक है कि नहीं? क्या अब H2SO4 में हाइड्रोजन के दो एटम्स है, दोनों का मास जोड़ लिया जाए। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं लिख के बता देता हूं आपको, है ना, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। पहले बता चुका हूं एग्जांपल, तो है ना ये। तो मान लीजिए H2SO4 है हमारा, है ना। सपोज H2SO4। ठीक है, चलिए, अब देखिए ये कंपाउंड है तो ये मॉलिक्यूल हो गया इसका। अब इस मॉलिक्यूल में देखो कितने एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के। तो अब मुझे बताओ हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 एमयू, तो 1 इंटू 2 है ना, तो ये हो गया मास हाइड्रोजन का कितना हो गया टोटल मिला के 2 एमयू। चलिए,
प्लस सल्फर का जो एक ही एटम है यहाँ पे, और सल्फर एटम का मास होता है 32 AMU, हाइड्रोजन से 32 गुना भारी है, तो ये हमने लिख दिया 32। मैंने याद रखने का तरीका बताया था, सल्फर एस फॉर स्माइल, स्माइल करते हैं 32 ही दिखती है। चलिए आगे चल रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 AMU, और 4 है ये, तो 16 4 जा 64 AMU, तो ये हम लिख देंगे यहाँ 64 AMU। तो अब मुझे बताओ, अगर इन सब को जोड़ देंगे कितना आएगा, ये आएगा 98 AMU। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 98। 98 AMU। तो AMU को शॉर्ट में हम U भी लिख सकते हैं, मास यूनिट्स 92 यूनिट्स। इसका अर्थ हो गया बच्चों कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम से 98 गुना भारी है। अगर मैं दो तराजू ले लो, तराजू में एक तरफ हाइड्रोजन ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल रख दो एक, तो दूसरी तरफ मुझे 98 हाइड्रोजन एटम लगेंगे बैलेंस करने के लिए। मीनिंग समझ में आ गया? ये होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकाला हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ a substance, a compound? It is defined as the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of the substance। एक मॉलिक्यूल में, सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं सभी के मासेस का सम। समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन के दो थे, दोनों ले लिए, सल्फर का एक था, एक ले लिया, ऑक्सीजन के चारों थे, चारों ले लिए, सबको जोड़ दिया, जो मास आया वो मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? अब बच्चों बहुत सारे हमारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मॉलिक्यूल ही नहीं बनाते, तो उनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? तो उन कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं टर्म फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास एग्जांपल बताता हूं मैं। तो क्या होता है फॉर्मूला यूनिट मास? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है उसका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके फॉर्मूले में जितने भी एटम्स होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बनाता ही नहीं है, तो उसके फॉर्मूले में हम जितने भी एटम्स लिखते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी के मासेस का सम होता है फॉर्मूला यूनिट मास। एग्जांपल कहां यूज करते हैं? ये उन कंपाउंड्स में यूज किया जाता है कि जो नॉर्मली जो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखो पहला है आयनिक कंपाउंड्स, एग्जांपल है which do not exist as individual molecules। समझना ध्यान से। अब मान लीजिए एक नमक का टुकड़ा है, NaCl, सॉलिड नमक देखा होगा आपने। अब NaCl में पता क्या होता है कि लगातार एक सॉलिड जो टुकड़ा होता है उसमें देखो ये कैसे बनता है, मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है, Na+ आयन बनाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, Cl- आयन बनाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये नियॉन जैसा बन जाता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके आर्गन जैसा बन जाता है, दोनों फिट हो जाते हैं और दोनों अपोजिट चार्ज आयन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड। तो बच्चों ऐसे सोडियम के बहुत सारे एटम्स और बहुत सारे क्लोरीन के एटम्स के बीच में होता है, तो एक सॉलिड टुकड़ा बन जाता है, क्रिस्टल बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, एक Na आयन, तो उसके बाद एक क्लोराइड आयन, फिर Na आयन, क्लोराइड आयन, Na आयन, ऐसी पूरी श्रृंखला होती है बिल्कुल। तो एक लिंकिंग होता है, पूरा एक 3 डायमेंशनल टुकड़ा बन जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, खूब सारे सोडियम आयंस होते हैं पूरे लैटिस में, स्ट्रक्चर में, टुकड़े में, और खूब सारे अनगिनत क्लोरीन एटम्स होते हैं, क्लोरीन आयंस होते हैं, ठीक है कि नहीं, क्लोराइड आयंस। तो इसका मतलब एक सिंगल वो मॉलिक्यूल के रूप में कभी पाया नहीं जाता। तो ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हमारे, ये इसी प्रकार से टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं जिसमें कि अनगिनत आयंस हो सकते हैं। सो दे डू नॉट फॉर्म इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे केसेस में उसका जो फॉर्मूला होगा उसी से हम मास निकालते हैं, उसका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं बनता, ठीक है ना। तो इसके फॉर्मूले हम ऐसे लिखते हैं, एनायन कैटायन का, एनायन Na+Cl-, तो एक एक है तो कोई नीचे चार्ज लगने, चार्ज बैलेंस हो गया तो बस NaCl आएगा। KCl में भी ऐसे ही +1 -1, MgCl2 में Mg2+ होता है चार्ज, Cl-1, तो अदला बदली हो जाएगी, 2 तो नीचे लग जाएगा, 1 इधर लगाने की जरूरत नहीं है, तो MgCl2 हो गया। तो फॉर्मूले के अनुसार हम जो मास निकालते हैं वो कहलाता है फॉर्मूला यूनिट मास। तो एक तो आयनिक कंपाउंड में यूज होता है ये। अच्छा, दूसरा क्या होता है, कई बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मॉलिक्यूल बनाते तो हैं बट वो मॉलिक्यूल इंडिविजुअली अलग अलग नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? अलग अलग वो नहीं मिलते। वो क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, और उनको बांध के रखने वाली जो फोर्स है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है वो? हाइड्रोजन बॉन्ड।
और हमेशा क्या है, दो मॉलिक्यूल चिपक के आएंगे। इसका मतलब अगर हम किसी एक डब्बे में, बॉक्स में वो मॉलिक्यूल्स रख दें खूब सारे, और एक को चिमटे से उठाने की कोशिश करते, दूसरा साथ में लटक के आएगा, इकट्ठे दो दो आएंगे, चिपके रहते हैं दो आपस में, ठीक है कि नहीं क्या? तो इस प्रकार से यदि दो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक करके एसोसिएट होके एक सिंगल एंटिटी बनाते हैं, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर हो डायमर कहलाता है। क्या कहलाता है? डाई। डाई मींस टू, मर मतलब यूनिट। तो इसका एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड, इसी को हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, CH3COH। सिरका, विनेगर भी होता है ये, ठीक है कि नहीं क्या? इसका पानी के साथ मिश्रण विनेगर कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से डायमर बनाता है। तो यहाँ पे बच्चों, अगर इसका हम किसी भी एक्सपेरिमेंटल मेथड से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो अलग आता है। तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से अकेला मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता, ये दो दो के समूह में मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका देखो मॉलिक्यूलर मास निकालें तो ये कितना आएगा, चलो इसका निकाल के देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकली निकालेंगे तो इसका कैसे आएगा, तो क्या गड़बड़ हो जाती है। इसका निकालें तो देखो कार्बन के कितने एटम्स है बच्चों? दो है टोटल। कार्बन एटम का एक का मास होता है 12, तो 12 और 12 हो गया 24, 60 आता है इसका, चलिए 24 हो गया। प्लस आगे गिन लो टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं पूरे मॉलिक्यूल में, देखो 3 ये रहे और एक ये रहा लास्ट में 4, और एक एटम का मास 1 AMU, तो 4 का मास कितना हो गया? 4 AMU। समझ में आ गया? ओके, अब गिन लेते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब गिन लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिर्फ दो ही एटम्स हैं, एक एटम का मास 16, तो दो का 32 हो गया, तो यहाँ लिख दिया हमने 32। तो बच्चों अगर इनको ऐड करेंगे ना हम, कितना आएगा ये? 32 और 4 36, 36 में 24 जोड़ तो ये आ जाएगा बच्चों 60 AMU। अब सुनना गौर से, मैं बताने जो जा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली, अगर एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अगर हम इसको निकालते हैं ना इसका मॉलिक्यूलर मास, तो बच्चों इसका 60 नहीं आता, इसका 120 आता है। और 120 का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल अकेला मिल ही नहीं रहा, इसलिए 60 नहीं आ रहा, तो एक के साथ एक चिपक के आएगा हमेशा, तो सीधी बात है मॉलिक्यूलर मास भी डबल ही आने वाला है। तो उसका मास हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे तो गलत आएगा, क्योंकि वह दो मॉलिक्यूल चिपक के आ रहे हैं। तो वहां पे हमको सिर्फ फॉर्मूला लिख के फॉर्मूले के अनुसार निकालना पड़ेगा, न कि वो नेचर में कैसे पाया जाता है मॉलिक्यूल के रूप में। समूह के रूप में नहीं पाया जा रहा तो समूह का नहीं निकलेगा इकट्ठा। समझ में आ गया कि नहीं का? तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर डायमर कहलाता है। तो मैं बता दूंगा अभी हाइड्रोजन बॉन्ड से दो मॉलिक्यूल्स कैसे चिपके होते हैं, अगले हम डायग्राम में देखेंगे। समझ में आ गया ये? तो इसका वैसे असली मास सही वाला क्या है, इसका 60 है, और वैसे डायमर बनाता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इसकी कितनी आती है? 120 आती है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके अगले फिगर में क्या, ये देखिए इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड है ये, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होता है बच्चों। हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है। किसी भी एलिमेंट का जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही उसको इलेक्ट्रॉन की खींचने की क्षमता होती है। नॉन मेटल जो होते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर उनकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन हड़पने की पावर ज्यादा होती है, मेटल्स की कम होती है। समझ में आया क्या? क्योंकि मेटल का साइज बड़ा होता है, ठीक है, उनका न्यूक्लियस कम पावरफुल होता है। अब बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन के मुकाबले देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखो यहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है बच्चों कि इसने और इसने दो दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी की हुई है। मतलब कार्बन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रख दिए, ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रख दिए, और इनके बीच में बना है डबल बॉन्ड। समझ में आ गया? तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो बीच में, ये कार्बन के भी हैं और ये ऑक्सीजन के भी हैं, तो ऐसे साझेदारी करके नोबल गैस जैसा बन जाते हैं, ठीक है, स्टेबल हो जाते हैं। चलिए, अब ये चार एटम है तो बीच में, चारों इलेक्ट्रॉन्स है तो बीच में, बट इन दोनों के मुकाबले ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है। ये इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली अपनी ओर खींचता है। तो बेचारे कार्बन से तो ये चारों इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा दूर हो गए और ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। तो इसके कारण, क्योंकि ऑक्सीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इस पे हल्का सा माइनस का चार्ज आ जाता है। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन गेन करने से माइनस का चार्ज आता है, तो पूरी तरह से तो गेन नहीं किया इसने, लेकिन नजदीक बुला लिया इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पे हल्का सा माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ गया? चलिए, अब हम बात करते हैं इस OH पे। ऑक्सीजन पे समझ आ गया, माइनस चार्ज आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस पे हल्का सा कैसा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया। तो हल्के के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। तो डेल्टा नेगेटिव मतलब होता है ये डेल्टा का निशान है, डेल्टा माइनस का चार्ज। अच्छा, अभी देखो O और H है, इसके बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड होता है, और O और H में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ज्यादा है। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा, यहाँ दिखाया नहीं गया है, जैसे यहाँ दिखाया ना ऐसे सिंगल बॉन्ड होगा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ज्यादा होने के कारण इस पे तो आता है नेगेटिव चार्ज, किस पे? ऑक्सीजन पे। डेल्टा मतलब तो वेरी स्मॉल, क्योंकि पूर्णतः से इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं हो रहा, और क्योंकि इससे दूर हट गया तो इस पे आता है थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज।
डेल्टा, समझ में आ गया? तो डेल्टा मतलब होता है वेरी स्मॉल। तो जो इस मॉलिक्यूल में हुआ, अब जैसे इस पे नेगेटिव आ गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ में आ गया? अब जो इस मॉलिक्यूल पे हुआ ना, वही होता है पड़ोसी मॉलिक्यूल पे। पड़ोस में एक और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल, वो उल्टा ओरिएंटेशन में है। ये वाला हिस्सा ऊपर है, वो वाला हिस्सा नीचे, उल्टा, ठीक है? अब यहाँ पे OH है, तो इस पे तो कैसा आएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये सॉरी डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर कम है, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, हाइड्रोजन बेचारा छोटा सा न्यूक्लियस है उसका, और इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार से इस पे आएगा कैसा चार्ज? डेल्टा नेगेटिव। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से सुनना, हमको पता है कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जब भी दो इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से आसपास ओरिएंटेशन में आ जाते हैं, तो क्या होता है? तो हम गौर करके यदि देखें, तो इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का, पड़ोसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम बहुत नजदीक नजदीक आ गया, नीचे भी देखो ऐसे ही है, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन साथ साथ आ गए। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सेम चीज इधर देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा, ठीक है? जैसे ऑक्सीजन के ऊपर था ना यहाँ पे माइनस, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और ये क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया? तो द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स, इसके कारण दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके रहते हैं। तो अगर हम एक को लिफ्ट करके उठाएंगे तो साथ में दूसरा भी चिपक के आता है। यही कारण है कि इसका एटॉमिक मास कितना, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमको 120 वैल्यू देते हैं, क्योंकि दोनों साथ में चिपक के आते हैं। तो हमको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सही जानकारी नहीं देगी, तो हमको उसका जो फॉर्मूला है, एक इकाई फॉर्मूला, फॉर्मूला यूनिट जो होती है उसकी, एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला, उसके हिसाब से उसका हमको मास निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया बच्चों क्या? फॉर्मूला यूनिट मास, किस प्रकार से हम क्या है उसका फॉर्मूला यूनिट मास निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अगला टॉपिक देखते हैं हम क्या। तो ये था मॉलिक्यूलर मास का एक स्पेशल चीज, जहां पे कि हम आयनिक कंपाउंड और इस प्रकार के जो डायमर बनाते हैं उनके लिए हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या तो कभी भी आपको आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें निकालेंगे, आपको निकालने के लिए कहेंगे कि इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालो, कंफ्यूज नहीं होना, इसका मॉलिक्यूलर मास ही होता है, बस वो मॉलिक्यूल्स के रूप में पाया नहीं जाता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अभी अगला हम टॉपिक देखेंगे सिंपल सा ही, एटॉमिसिटी क्या होता है एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एटॉमिसिटी, तो डेफिनेशन क्या एटॉमिसिटी की? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड, इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी भी सब्सटेंस, अब सब्सटेंस हमारे यहाँ तो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, तो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसका एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसकी संख्या को ही एटॉमिसिटी बोलते हैं। एलिमेंट भी कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाता है, कंपाउंड भी बनाता है मॉलिक्यूल। एलिमेंट का हमने देखा था, नाइट्रोजन है N2, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, फास्फोरस P4, सल्फर S8, ये सारे एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स है। कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स में एटम्स की कुल संख्या गिन लो, चाहे एक जैसे हो चाहे अलग अलग हो, वो संख्या एटॉमिसिटी कहलाता है। समझ में आ गया? अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, नॉर्मली नॉन मेटल्स ही मॉलिक्यूल बनाते हैं, मैं बता दूंगा। समझ में आ गया? तो यूजुअली नॉन मेटल्स फॉर मॉलिक्यूल्स, ठीक है? अच्छा, अब नॉन मेटल में भी सारे नहीं बनाते, कुछ नॉन मेटल्स हैं जो नहीं बनाते, इसमें कार्बन एक एक्सेप्शन है। कार्बन बच्चों मॉलिक्यूल नहीं बनाता, कार्बन 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 अनगिनत संख्या में एटम जुड़ के एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन एक स्पेशल एक्सेप्शन है जहां पे मॉलिक्यूल नहीं बनता। कार्बन में असंख्य संख्या में कार्बन एटम्स आपस में जुड़ के एक बड़ा नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेते हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि हमको डायमंड या ग्रेफाइट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनडेफिनेट बहुत बड़ी संख्या में एटम जुड़ते हैं, तो ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते। ठीक है? इसी प्रकार से मेटल जो होता है वो भी मॉलिक्यूल नहीं बनाते। मेटल्स मॉलिक्यूल नहीं, तो मेटल में जैसे सोडियम, तो हम कभी भी Na2 Na3 नहीं लिखेंगे। आयरन है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये मेटल है सारे के सारे। तो धातुएं क्या नहीं बनाती? मॉलिक्यूल नहीं बनाती। नॉन मेटल नॉर्मली बनाते हैं, कार्बन नहीं बनाता उसमें। तो ये कुछ एक्सेप्शन से ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अब हम एटॉमिसिटी के थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कुछ स्पेशल नाम से एटॉमिसिटी के आधार पर, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है तो इस प्रकार का मॉलिक्यूल कहलाता है मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब वन, दो होते हैं अगर एटम्स की संख्या मॉलिक्यूल में तो डाई एटॉमिक, तीन एटम्स होते हैं ट्राई एटॉमिक, चार होते हैं तो टेट्राटॉमिक। तो चार तक तो स्पेशल नेम्स है, और फिर अगर और ज्यादा हैं तो हम उनको जनरली पॉली एटॉमिक कह सकते हैं। तो पॉली एक्चुअल में ये सारे हैं, मोनो को छोड़ दो, डाई ट्राई टेट्रा एटॉमिक, ये सारे पॉली एटॉमिक की ही कैटेगरी में आते हैं।
बट नॉर्मली शुरू के जो 4 है उसको हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा बोलते हैं, और उससे ज्यादा मिल जाते हैं तो देन इट इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। तो आयंस में हमने भी देखा था मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक आयंस, तो बस ये मॉलिक्यूल्स हो गए, तो बस चार्ज नहीं होगा इसलिए मॉलिक्यूल हो गए, समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें गुच्छा बनता ही नहीं, अकेला एक ही एटम रहता है। तो ये सिर्फ ऐसे 6 संख्या में जो नोबल गैसेस हमारी, कौन सी 6 नोबल गैसेस है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ब्रेडॉन। समझ में आ गया? ये 6 नोबल गैसेस ही हैं जो कि मॉलिक्यूल नहीं बनाती, तो उनका हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल और एटम एक ही बात होती है, एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, तो मोनोएटॉमिक गैसेस कहलाती हैं। बाकी सारी अधिकतर जो होती है वो डाई, ट्राई, टेट्रा अलग अलग उसकी एटॉमिसिटी हो सकती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल सॉलिड देख लेते हैं टेबलेट फॉर्मेट में। ये हमारे कुछ सब्सटेंस है, देखो ये H2 हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ओजोन O3, P4 फास्फोरस मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल S8, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, यह है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यह है हीलियम, नियॉन, ये दोनों नोबल गैसेस है, अमोनिया। चलिए, तो अब इनकी एटॉमिसिटी मतलब सिंपल है, एटम्स की संख्या गिनो, इधर 2 है तो 2, 2 है तो 2, 3, इसमें बोलो P4 में 4 हो गया, S8 में 8 हो गया, CO2 में देखो 2 और 1 सारे गिन लेना, 3, इसमें देखो 4, सल्फर कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा वो, तो 4 और 1 5 और 2 7, उसके बाद PCl5 में देखो Cl तो 5 है और ये P 6। समझ में आ गया? हीलियम और नियॉन नोबल गैसेस है 1 1, और इसमें 4 है, 3 और 1 4। अब 4 के लिए हम यूज करेंगे टेट्रा एटॉमिक, 1 के लिए मोनो एटॉमिक, 1 के लिए मोनो एटॉमिक, 6 7 मैंने बताया था पॉली एटॉमिक, 3 के लिए ट्राई एटॉमिक, 8 के लिए पॉली एटॉमिक, 4 के लिए टेट्रा एटॉमिक, 3 के लिए ट्राई एटॉमिक और 2 के लिए डाई एटॉमिक। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम एटॉमिसिटी पता लगा सकते हैं। आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी? गिव राइट एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, या वह एक डायटोमिक का, एक ट्राइटोमिक का, टेट्राटोमिक का, पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक का, एक एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो मोनोएटॉमिक नॉर्मली नोबल गैसेस ही होंगी हमारी, ठीक है, जो कि 6 है संख्या में। क्लियर है चीज? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत इसका यूज है 11th क्लास में। तो हम देखने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और एक मोल को परिभाषित भी करना है कि एक मोल क्वांटिटी कितनी होती है। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स है, समझते हैं। पदार्थ जो होता है, पदार्थ भाई उसकी मात्रा हमको बहुत बार पता करनी पड़ती है। क्वांटिटी, भाई हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, हम कभी भी घर से बोला कि कुछ फल सब्जी ले आना, तो उसकी क्वांटिटी निर्धारित करके लाते हैं ना, कुछ भी नहीं ले आते उठा करके 1 केजी 2 केजी, ठीक है। नोटबुक लानी है तो हाफ अ डजन 1 डजन, पेंसिल लानी है तो कुछ संख्या में, ठीक है, आपको आटा लाना है, चावल लाने हैं, ठीक है कि नहीं क्या, तो वजन आएगा कुछ कुछ। तो क्वांटिटी का मेजरमेंट बहुत जरूरी है, समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये जो क्वांटिटी है किसी भी पदार्थ की, मात्रा जो है, ये कितने प्रकार से एक्सप्रेस की जा सकती है? 2 अलग अलग तरीके हैं। कुछ चीजें ऐसी है जिनकी क्वांटिटी हम संख्या में बता सकते हैं, कुछ है जिनकी क्वांटिटी हम किस में बता सकते हैं? मास में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बनाना देखा होगा, हम यहाँ मार्केट में जाते हैं बच्चों, तो बनाना हमको नॉर्मली तौल के देते हैं केजी के हिसाब से, लेकिन कुछ कुछ शहर है, आप हरियाणा में, दिल्ली में चल जाओ, वहां आपको डजन के हिसाब से बनाना मिलेगा। समझ आ गया कि नहीं क्या? गिनती करके मिलता है बनाना, ठीक है। इसी प्रकार से जो मैंगोज है यहाँ हम केजी में लाते हैं, लेकिन मैंगो की एक स्पेशल वैरायटी हाफूस, अल्फोंसो, वो बच्चों डजन के हिसाब से आता है। समझ में आ गया कि नहीं? आप अगर एग ले आओगे, एग कोई तौल के नहीं देगा, वो संख्या के हिसाब से आएगा, डजन में आएगा एग, ठीक है, ट्रे में जो है फिक्स नंबर आएगा। तो कुछ चीजें नंबर के हिसाब से मिलती है, कुछ हमको मास के हिसाब से मिलता है। अब आप चावल लाओगे, चावल गिनती कर करके नहीं देगा, वो ऑयल लाओगे, तेल, उसको तौल के देगा, गिनती करके नहीं देगा। तो समथिंग इज अवेलेबल इन नंबर, समथिंग इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ मास, मास मतलब वजन, केजी में, ठीक है। तो अभी जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, मोल कॉन्सेप्ट, वो जो मोल है ना, ये पदार्थ को नापने की यूनिट है, शॉर्ट में इसको MOL लिख सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझना मोल होता क्या चीज है। मोल इज अ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अब ये क्वांटिटी संख्या और मास में संबंध बताती है। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या बताओ, द मोल कॉन्सेप्ट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, टू मतलब संख्या और मास, संख्या और मास। ये फॉर एग्जांपल कैसा क्वेश्चन है ये समझेंगे ध्यान से। मान लीजिए आपको कार्बन है, आपको कार्बन दे दिया जाए और मैं बोलूं कि भैया ये पड़ा कार्बन, और इस कार्बन में से मुझे 1 मोल निकाल के दे दो, 1 मोल निकाल के दे दो। अब कार्बन किस चीज का बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ, कार्बन एटम्स है। तो अब 2 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि कितने संख्या में कार्बन एटम निकाल लूं कि 1 मोल हो जाए, संख्या तो कितनी निकाल लूं कि 1 मोल हो जाए, और कितने वजन निकाल लूं कार्बन एटम्स का कि 1 मोल हो जाए। तो 1 मोल में वजन कितना हो जाएगा ग्राम्स में ले तो, या केजी में ले तो, और संख्या बल कितना हो जाएगा। समझ में आ गया? ये बिल्कुल वैसे जैसे हमको बोला गया कि भाई 2 केजी बनाना ले आओ, तो हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए कि 2 केजी बनाना जो होता है, मास तो उसका 2 केजी हो जाएगा, और संख्या में कितना हो जाएगा। मान लीजिए 15 बनाना होता है तो 15 बनाना का वजन 2 केजी हो जाएगा। तो संख्या भी पता होनी चाहिए और
हमको वजन भी पता होना चाहिए। तो मोल कॉन्सेप्ट जो होता है इन दोनों में संबंध स्थापित करता है। द मोल कॉन्सेप्ट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने बच्चों? अमीडियो एवोगाड्रो। शॉर्ट में इसको एवोगाड्रो लिखेंगे, समझेगा? अमीडियो एवोगाड्रो। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं क्या है ये मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मोल को परिभाषित किया एवोगाड्रो ने। क्या है ये मोल? तो एक मोल पदार्थ की उतनी क्वांटिटी होती है। अब ये पदार्थ क्या हो सकता है? पदार्थ हमारा एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड। मैंने बताया ना प्योर सब्सटेंस, या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। तो मान लो कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड है, उसकी एक मोल क्वांटिटी यदि हम ले लें तो उसका अर्थ होता है उस पदार्थ में, उस सब्सटेंस में इतने फंडामेंटल कण होंगे, इतने सारे फंडामेंटल कण होंगे। अब ये गिनती कितनी है देखो, 6.022 इंटू 10⁻23। इसका अर्थ होता है बच्चों कि अगर मैं इसमें से इसका मतलब 1 क्या है कि 23 जीरो है, तो अगर इसमें से 1000 निकाल लूं, इसको इंटू कर दूं तो 6022 हो जाएगा। तो 1000 निकालने के बाद में भी 20 जीरो बचेंगे, तो मतलब 6022 और आगे 20 जीरो लगा दो। इतनी बड़ी संख्या में यदि मैं पार्टिकल्स ले लेता हूं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो वो पदार्थ की जो मात्रा वो 1 मोल कहलाएगी। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या बला है वो देख लेते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल बच्चों होता है सबसे छोटा कण। अब अगर हमारा पदार्थ एलिमेंट है तो एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है एटम। अगर हमारा पदार्थ कंपाउंड है तो कंपाउंड का सबसे छोटा कण होता है बच्चों मॉलिक्यूल, एटम्स का समूह होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ध्यान देना, अगर मैं 1 मोल क्वांटिटी ले लूं किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, तो उस एलिमेंट अथवा कंपाउंड में इतने सारे पार्टिकल्स होंगे 1 मोल में। ठीक है कि नहीं? क्या 1 मोल is that quantity of substance, 1 mole is that quantity of substance that contains how many? 6.022 into 10⁻23 fundamental particles of that substance। समझ में आ गया? The fundamental particle of an element is atom। एलिमेंट का जो सबसे छोटा का फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है, जबकि फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। और ये जो संख्या है ना, ये हाइपोथेटिकली डिराइव की गई है, तो उसके ज्यादा चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि ये 1 मोल क्वांटिटी में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। एलिमेंट हुआ तो एटम, कंपाउंड हुआ तो मॉलिक्यूल। फॉर्मूला देख के पता लग जाएगा। सोडियम बोल दूं एलिमेंट है, एल्यूमिनियम बोल दूं एलिमेंट है, हाइड्रोजन बोल दूं एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोल दूं ये कंपाउंड हो गया, वाटर कंपाउंड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड हो गया। समझ में आ गया? तो याद रखना सिंबल एक ही होगा, एक ही एलिमेंट का सिंबल सिंगल होता है, कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के सिंबल कंबाइंड होगी। ये जो संख्या है 6.022 into 10⁻23, इसको हम या तो एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं या फिर एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं n0, n मतलब कैपिटल N और यहाँ 0 लगा देना, स्टैंडर्ड नंबर है। इसको कैलकुलेशंस में यूज करने वाले हैं। तो ये नंबर बच्चों याद रखेंगे, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एवोगाड्रोस नंबर क्या है वो लिखिए। तो क्या हो जाएगा 6.022 into 10⁻23। कई बच्चे गलती से इसको -23 पावर भी लगा देते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस नहीं है, पावर बहुत बड़ी संख्या है ये। क्लियर है? चलिए अभी हम देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के एलिमेंट के लिए क्या मायने हैं और मॉलिक्यूल के लिए क्या मायने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, ये जो मोल की अवधारणा है, ये एलिमेंट के लिए क्या मायने है। मैं दोनों में संबंध बता रहा हूं, संख्या बल और मास में। ठीक है, चलिए सपोज, फिर मैंने एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। मैंने 1 मोल एलिमेंट ले लिया, नीचे भी 1 मोल एलिमेंट ले लिया, तो सीधी बात है एलिमेंट लिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है, तो कितने एटम लेने पड़ेंगे? डेफिनेशन क्या कहती है? इतने एटम लेने पड़ेंगे, आगे लिखा है ना। तो अगर मैं 1 मोल एलिमेंट ले लूं तो इसका मतलब हो गया 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के इतने एटम्स लेने पड़ेंगे। तो देखो अगर एलिमेंट है तो एटम मिलेंगे। तो अगर मान लो इतने एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो अब बिल्कुल पहली लाइन के बाद इधर आ जाओ नीचे, देखो इलस्ट्रेशन। तो मान लीजिए एलिमेंट के स्थान पे मैंने कार्बन ले लिया, 1 मोल कार्बन। तो 1 मोल कार्बन अगर मैं लेना चाहूं तो मुझे इतने सारे कार्बन के एटम्स निकालने पड़ेंगे, 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। दैट मींस 6022 और आगे 20 जीरो लगा दूं, इतने कार्बन एटम्स गिनती करके मैं ले लूं तो वो मात्रा, वो संख्या जो होगी कार्बन एटम की 1 मोल होगी। अब कोई बोलेगा कि इतनी बड़ी संख्या में गिनती कैसे करेंगे? अगर हम सुपर कंप्यूटर जो होता है, जो कि अगर 1 सेकंड में 1000 गिनती गिनता है, उसको लगा दें सैकड़ों सालों तक तो गिनती खत्म नहीं होगी। इतनी बड़ी गिनती है बच्चों ये, तो गिन के तो हम नहीं निकाल पाएंगे। कोई 1 मोल कोई चीज मांग ले, भाई गिन के दे दो हमको, तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा, तो बहुत बड़ी संख्या है। तो अब दूसरा तरीका क्या है, वही एलिमेंट का अगर 1 मोल में ले लूं और मेरे को मास तौल के लेना हो, तो ध्यान देना एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट उसका एटॉमिक मास लेना है ग्राम्स में। और एटॉमिक मास की मैं यूनिट आपको लिस्ट दे चुका हूं।
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, हीलियम का 4 AMU, कार्बन का 12 AMU, सोडियम का 23 AMU, क्लोरीन का 35.5 AMU, आयरन का 56 AMU, कैल्शियम का 40 AMU। लिस्ट है ना, आपको मैंने लिखवाई थी पहले, तो बस वो एटॉमिक मास। तो अगर एलिमेंट देखो, अगर एलिमेंट है ना 1 मोल, तो एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल एटम होता है, तो एटम का मास लेना है, लेकिन ग्राम में ले लेना है। वैसे एटम का मास तो AMU में होता है, बट अगर हम ग्राम में ले ले तो वो हो गया 1 मोल। कुल मिला के 1 मोल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट टेकन इन ग्राम्स। समझ में आ गया? अब देखो, ऊपर वाला भी 1 मोल, नीचे वाला भी 1 मोल है, तो इसका मतलब ये बराबर ही तो है, लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं किसी एलिमेंट के इतने सारे एटम्स ले लूं, तो उन सबका मास कितना होगा? एटॉमिक मास इन ग्राम्स। समझ में आ गया? एटॉमिक मास इन ग्राम्स। तो देखो, इन दोनों से क्या पता लगा हमको, ये इक्वेट कर रहा हूं राइट साइड, देयरफॉर हम ले सकते हैं मास ऑफ 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स ऑफ एलिमेंट। ये लिख रहा हूं ऊपर वाला, इतने सारे एटम्स ले लूं एक एलिमेंट के, उसका मास किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स। समझ में आ गया? तो मैंने बस ये और ये राइट साइड बराबर कर दी। चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से लेते हैं। 1 मोल कार्बन, 1 मोल कार्बन, जैसे कि मैंने बताया। अब कार्बन का हमको एटॉमिक मास पता है बच्चों, 12 होता है, 12 होता है, लेकिन ये 12 AMU है, AMU है। लेकिन AMU बहुत छोटी यूनिट होती है, मैंने बताया था हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर, प्रोटॉन के मास के बराबर। लेकिन अगर इसको मैं ग्राम में ले लूं, तो ये समझो वो इतने सारे एटम्स का मास हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? कहा तो 1 मोल ऑफ कार्बन हो गए इतने कार्बन एटम। समझ में आ गया? इतनी संख्या में कार्बन एटम्स ले लूंगा तो 1 मोल होता है, ठीक। और 1 मोल कार्बन में वजन की बात करें तो एटॉमिक मास इन ग्राम, और एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 ग्राम ले लिया मैंने। समझ में आ गया? ओके। अब इतने सारे कार्बन एटम्स, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो क्या मैं कह सकता हूं इतने कार्बन एटम्स का वजन 12 ग्राम होता है? बिल्कुल होता है। तो इन दोनों से हमने पता लगाया मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इतने एटम्स अगर कार्बन के ले लूं, उसका वजन कितना होगा? 12 ग्राम। तो बच्चों देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता लगी आपको। अगर मैं एक कार्बन एटम दे दूं, तो इतना छोटा होता है, दिखेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। और फिर उससे भी मजेदार काम आपको दे दूं कि जाओ इसको तौल के ले आओ, बताओ कितना ग्राम हुआ। अब मुझे बताओ, जो चीज दिखती नहीं, इतनी छोटी है, उसको तराजू पर के तोलेंगे कैसे? तो यहां हमने एक इनडायरेक्ट तरीका निकाल लिया, एक सिंगल एटम का मास निकालने का बच्चों, ग्राम में। अभी तक सब कंफ्यूजिंग सा था कि भाई एक हाइड्रोजन एटम का मास, कार्बन का 12 AMU, भी AMU क्या भला है, इतना छोटा मास कैसे निकलेगा? तो ग्राम में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, इतने सारे कार्बन एटम्स का वजन है 12 ग्राम, तो एक एटम का कितना होगा निकाल सकते हैं ना हम, इसको से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया? तो इतने सारे एटम्स का वजन 12 है ग्राम, तो एक एटम का कम होगा, तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो बहुत छोटा सा मास आएगा। यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड द मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो मतलब देखो, एक एटम का मास भी हम ग्राम में निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये था बच्चों मोल कॉन्सेप्ट, किसके लिए? एलिमेंट के लिए। अब कार्बन की जगह मान लीजिए ऑक्सीजन होता, 1 मोल ऑक्सीजन, इतने सारे ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहाँ ऑक्सीजन की जगह 16 ग्राम ले लेते, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 16 होता है, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो हम फिर क्या लिखते? मास ऑफ इतने सारे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो फिर हम एक एटम का मास निकालते, किसी का भी निकाल सकते हैं। सोडियम लेते तो 23 ग्राम आ जाता, मैग्नीशियम लेते तो 24 ग्राम आ जाता, आयरन लेते तो 56 ग्राम आ जाता, ऊपर सेम टू सेम रहता। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का मास ग्राम में निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए तो आगे चलते हैं, यही कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कंपाउंड के लिए क्या है। अब पहली लाइन वही है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, उसमें इतने सारे पार्टिकल्स होंगे फंडामेंटल। और मैंने बताया था कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल, समूह होता है ना एटम्स का। तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड हैज दिस मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं 1 मोल ले लूंगा ना, तो इतने सारे CO2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, गुच्छे लेने पड़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो एग्जांपल वाटर के लिए ले लिया, 1 मोल ऑफ वाटर, इसका मतलब इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया? समूह है ना पूरा, एक पार्टिकल मतलब H2 मॉलिक्यूल, दूसरा पार्टिकल एक और H2 मॉलिक्यूल, तो ऐसे इतने सारे मॉलिक्यूल्स ले लूंगा, 1 मोल होगा, ठीक है। वजन की बात करी जाए, अब कंपाउंड का फॉर्मूला होता है कुछ ना कुछ, जैसे ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट तो है नहीं, तो एक एटम तो है नहीं, तो इसका एटॉमिक मास नहीं निकलेगा। इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। समझ में आ गया? तो अब अगर मैं 1 मोल कंपाउंड मेरे को लेना है वजन के हिसाब से, तो मुझे मॉलिक्यूलर मास लेना होगा ग्राम्स में। तो वहां एलिमेंट होता था तो एटॉमिक मास लेते थे, क्योंकि एलिमेंट का सबसे छोटा कण एटम होता है, तो एटम का मास लेना है। कंपाउंड में सबसे छोटा कण मॉलिक्यूल होता है, तो मॉलिक्यूल का मास लेना है। समझ में आ गया? तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड जो होता है वजन के हिसाब से कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम्स। समझ में आ गया?
तो अब मुझे बताओ, देखो ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, लेफ्ट साइड बराबर हो गया। तो मुझे बताओ किसी भी कंपाउंड के इतने सारे मॉलिक्यूल्स ले लूं तो उनका वजन पता क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास टेकन इन ग्राम्स। देखो इधर मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इतने मॉलिक्यूल कंपाउंड के ले लूंगा तो उनका मास हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इन ग्राम्स। ग्राम्स में मॉलिक्यूलर मास ले रहा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए मैंने कंपाउंड ले लिया वाटर, सिंपल सा। 1 मोल वाटर मतलब होता है इतने सारे मॉलिक्यूल्स, ये तो सिंपल है। 1 मोल वाटर वजन लिया जाए तो मुझे ग्राम में मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? देखो हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका मास 1 एमयू, तो 2 का कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18। 18 एमयू होता है वैसे, लेकिन उसको ग्राम में लेना है। तो अगर मैं 18 ग्राम पानी ले लूं तो 1 मोल होता है। इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ले लूं तो 1 मोल होता है। तो बहुत बड़ी गिनती होगी, तो गिन के तो नहीं निकाल पाएंगे। तो एग्जैक्टली 18 ग्राम पानी निकाल लूं तो उसमें इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। तो हमको क्या पता लगा इन दोनों से? लेफ्ट साइड में बराबर हो गया, उसका पता ये लगा इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का वजन 18 ग्राम होता है। तो हमने लिखा देयरफॉर मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इतने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका वजन कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स का वजन 18 ग्राम है, तो एक का कितना होगा? हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 18 को डिवाइड कर देंगे ना इससे, तो हमारे को एक पानी के मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा ग्राम्स में। समझ में आ गया है? तो इस प्रकार से हम एक सिंगल एटम अथवा एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास हम ग्राम्स में निकाल सकते हैं। क्लियर है? ये था बच्चों मोल कॉन्सेप्ट, किसके लिए? कंपाउंड के लिए, ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके इस चैप्टर में। उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हम एक तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, तरह तरह की चीजें हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको एक मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस मोल कॉन्सेप्ट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो ये ऑल इन वन फॉर्मूला है बच्चों, अच्छे से इसको याद कर लेंगे, बुक में दिया नहीं है, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला समझते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे जो आधारित न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए है ये फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं? क्या? ओके। स्मॉल एन होता है बच्चों मॉलिक्यूलर, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एक वापस चलते हैं पिछली स्लाइड पे, एक बार कोई छोटी चीज बता दूं। अब हमने देख लिया कि पानी का 1 मोल, समझना ध्यान से, पानी का 1 मोल कितना वजन होता है? 18 ग्राम। ध्यान से सुनना, तो 18 ग्राम में 1 मोल हो गया, 18 ग्राम में कितना हो गया? 1 मोल हो गया, ठीक है। ओके, 18 ग्राम में हो गया कितना मोल? 1 मोल हो गया। 18 ग्राम है, इसमें हो गया 1 मोल। अच्छा 18 की जगह मैं कोई भी 18 का मल्टीपल ले लूं, सपोज मैंने ले लिया 36 ग्राम। बच्चों बताओ कितना मोल हुआ? कितना मोल हुआ? 2 मोल हो गया। 18 18 के 2 ग्रुप बन जाएंगे। इसी प्रकार से सपोज मैंने 72 ग्राम में ले लिया, कितना मोल हो गया? कितना मोल हो गया बताओ? 4 मोल हो जाएगा। 18 18 18। तो मुझे बताओ, मुझे मोल की संख्या कैसे पता लग रही है? तो देखो इधर जितना वजन दिया है 72 ग्राम, कोई पूछे कि भाई बताओ 72 ग्राम पानी में कितना मोल हो जाएगा, तो हमको पता है 18 ग्राम का 1 मोल बनता है। तो 18 18 18 इसको 18 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे इसको? 18 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ध्यान देना, ऊपर जो मैंने लिखी है ना संख्या, ऊपर जो मैंने संख्या लिखी है वो हमारा वेट है। वेट या फिर इसको बोल सकते हैं मास टेकन इन ग्राम्स। ये तो कितनी वस्तु का वजन दिया है ग्राम में। और नीचे जो संख्या लिखी है मैंने, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास, इसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूं। सही है? तो इस तरह से हमको पता लगा कि कितना आएगा आंसर? 4 आएगा। तो 72 ग्राम पानी ले लूं तो कितना मोल बनेगा? 18 18 18 4 मोल बनेगा। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसका फॉर्मूला स्मॉल एन है। तो देखो स्मॉल एन बराबर मैंने एक जगह आगे लिखा है W अपॉन एम। मैं एक एक चीज बताऊंगा, W अपॉन एम। ये देखिए W अपॉन एम। तो गिवन मास इन ग्राम्स, कितना वस्तु का, वस्तु मतलब कंपाउंड एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, अगर तो कंपाउंड है तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जो भी वजन दिया है कंपाउंड का उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो। तो कंपाउंड में एम मॉलिक्यूलर मास आएगा, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास आएगा नीचे। एलिमेंट का भी एग्जांपल बता देता हूं मैं, समझ आ गया? तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट है कंपाउंड जो भी है, डिवाइडेड बाय अगर मॉलिक्यूलर मास करता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स आता है, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास करना पड़ेगा। चलिए एलिमेंट का भी केस देख लेते हैं हम एग्जांपल में, इसको रफ कर देते हैं हम। चलिए एलिमेंट में एक कार्बन का ले लेते हैं। 1 मोल कार्बन जो होता है उसमें 12 ग्राम होते हैं। 1 मोल कार्बन के अंदर कितने ग्राम है? 12 ग्राम होता है, ठीक है कि नहीं का? अब मान लीजिए मैंने ले लिया 60 ग्राम कार्बन ले लिया। कितना ग्राम ले लिया? 60 ले लिया ग्राम कार्बन। तो ये 60 ग्राम कार्बन जो है
ये कितना मोल होगा कैसे पता लगेगा? तो भाई 12 12 12 12 के कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, तो इसको हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों ऊपर जो 60 लिखा है वो क्या है बताओ? वो तो है गिवन मास, इसको तो हम ले लेंगे डब्ल्यू में, इसको तो डब्ल्यू मान लेंगे हम, ठीक है ना। और नीचे वाला जो बच्चों है ना ये एटॉमिक मास है, एटम का मास है ना ये, इसको ए लिख देंगे। तो समझ में आ गया सिस्टम क्या है। तो इससे हमको पता लगा 5 मोल बनेंगे 60 ग्राम में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला एक और ये भी आ गया हमारा, क्या आ गया बताओ? कि गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास। तो एलिमेंट हो तो नीचे ए एटॉमिक मास, कंपाउंड हो तो नीचे एम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गया? ओके चलिए, तो ये हमारा था क्या, दो शुरू की चीजें कैसे, समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या कैसे पता लगेगी? W अपॉन A अथवा W अपॉन M। ऊपर W लेना है, नीचे A फॉर एटॉमिक मास, M फॉर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, इस फॉर्मूले में कई बच्चों को गड़बड़ बहुत हो सकती है। A ऊपर चला जाए, W नीचे आ जाए, M ऊपर चल जाए, W नीचे आ जाए। तो इमेजिन करो, मैं आपको बहुत अच्छा सा चीज बताने जा रहा हूँ। कभी आपने फाइटिंग देखी होगी, मान लो आप कहीं पे जैसे रेसलिंग देखते हो, फाइटिंग देखते हो, इमेजिन करो कि दो रेसलर लड़ने के लिए आए और आप बहुत जोश से बैठे हो वहां पे, हूटिंग कर रहे हो कि हाँ भाई अभी हमको फाइट देखने को मिलेगी, और फिर दोनों रेसलर रिंग में आए और हाथ मिला करके गले मिलके चले जाए, कैसा मजा आएगा आपको बताओ। कई बार स्पेन में बुल फाइटिंग भी होती है, बैलों की लड़ाई होती है, कई लोग उसको इंटरेस्ट से देखते हैं। आप इमेजिन करना, यहाँ पे हम एक तरह से ऐसे ही रिंग में पहुंचे जहाँ पे हमको जानवरों की लड़ाई देखनी है, समझना क्या। अब यहाँ देखेंगे डब्लू, इसके दो चोंच दिख रहे हैं, ये दो सींग वाला जानवर है, ये ए पॉइंट दिख रहा है, एक सींग वाला जानवर है, और दोनों एक दूसरे की तरफ सींग करके दौड़ रहे हैं। मतलब समझाया क्या? अभी दो सींग वाला जानवर बैल मान सकते हैं, एक सींग वाला जानवर हम मान सकते हैं राइनोसेरोस, गेंडा। ओके, अब ये क्या होगा, एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे तभी तो लड़ाई करेंगे। अच्छा अगर मान लो आपने गलती से ए ऊपर लिख दिया, डब्लू नीचे लिख दिया, तो डब्लू नीचे मतलब सींग उल्टे, ए मतलब सींग ऊपर, इसका मतलब भाग रहे हैं एक दूसरे से। समझ में आ गया? तो यहाँ लड़ाई नहीं होगी, तो आपको लड़ाई करवानी है। समझ में आ गया? तो अगर फॉर्मूला लिख के उसकी शक्ल देख लेना, चौंच एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो डब्ल्यू ऊपर ए नीचे लिखोगे तो ऊपर एक दूसरे की तरफ होगी। इसी प्रकार से डब्ल्यू अपॉन एम में भी देखो, ये दोनों ही बैल समझ लो, इसके दोनों चौंच इस लाइन की तरफ, इसके दोनों तो एक दूसरे की तरफ उसके पॉइंट्स होने चाहिए, तो फॉर्मूला सही है। उल्टा लिख दिया तो समझ में आ गया, एम ऊपर कर दिया, डब्ल्यू नीचे कर दिया, तो मतलब भाग रहे हैं, सींग उल्टी दिशा में हो गए। समझ में आ गया? तो याद रख लेंगे इस चीज को, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए, डब्ल्यू अपॉन एम। एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास, कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर मास, और ये है एन अपॉन एन जीरो। बच्चों एन है नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल पार्टिकल किस पे डिपेंड करता है भाई? एलिमेंट है तो एटम्स की संख्या, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल की संख्या। तो एन का मतलब संख्या होती है, ये संख्या नॉर्मली निकालने के लिए देंगे आपको, समझ में आ गया? तो ये एन हमको यूजुअली फाइंड करने के लिए देते हैं न्यूमेरिकल्स। एन इज द नंबर ऑफ, तो मान लीजिए बोला कि हाइड्रोजन एटम्स की संख्या निकालो, तो एटम्स की संख्या है तो एलिमेंट होगा तो हाइड्रोजन एटम की संख्या। CO2 मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालो तो मॉलिक्यूल होगा, तो ये मॉलिक्यूल की संख्या भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है एलिमेंट दिया है कि कंपाउंड देता है। एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आइदर एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से क्यों एलिमेंट है कि कंपाउंड है। और n0 हमारा होता है एवोगाड्रो नंबर, मैं बता चुका हूं पहले। समझ में आ गया? तो देखो स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स, w गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। सब्सटेंस हमारा एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। जैसे मैंने भी दिया लिया था 72 ग्राम लिया था मैंने, किसका? वाटर का, है ना। 60 ग्राम लिया था मैंने कार्बन का, तो एलिमेंट भी कंपाउंड हो सकता है। ए फॉर एटॉमिक मास, ए फॉर एटॉमिक मास, ये कब होगा एटॉमिक मास? जब हमको एलिमेंट दिया हो। M फॉर मॉलिक्यूलर मास इन केस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड दिया तो मॉलिक्यूलर मास M लेना है हमको, ठीक है। और n मतलब नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की संख्या, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल डिपेंड करता है एलिमेंट कंपाउंड में से क्या दिया है। और n0 होता है हमारा एवोगाड्रो नंबर, ये आपको देंगे नहीं किसी न्यूमेरिकल में, आपको याद होना चाहिए 6.022 into 10 raised to 23। समझ में आ गया? तो बच्चों फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल्स आपके इसी से निकलेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमारे काम आएगा अच्छे से फॉर्मूला, और उसके हर एक लेटर का मीनिंग क्या है वो याद होना चाहिए, गड़बड़ नहीं करेंगे ऊपर नीचे वाला, ठीक है। चलिए अगला हमारा टॉपिक बहुत सिंपल सा ये क्या है, ये पूछा गया है कि आज हम जो एलिमेंट्स के जो सिंबल लिखते हैं ना, डाल्टन के टाइम पे देखेंगे तो सिंबल लिखने का बहुत अजीब सा तरीका था, ऊट पटांग से सिंबल हुआ करते थे जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे, पिक्चर्स के रूप में सिंबल हुआ करते थे, तरह तरह के अजीब गरीब सिंबल हुआ करते थे, याद रखना बहुत मुश्किल होता था। समझ आ गया? तो बुक में आपके दिया हुआ अजीब गरीब सिंबल। लेकिन पहली बार जो हमारा मॉडर्न करंट सिस्टम है एलिमेंट्स के सिंबल लिखने का, उसका आइडिया सर्वप्रथम किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया, ठीक है कि नहीं? का देखो और क्या रूल्स है उसको देख लेंगे। हु गेव द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ राइटिंग द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उसको लिखने का जो तरीका है वो किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। तो बर्जीलियस प्रपोज्ड द प्रेजेंट मेथड ऑफ राइटिंग
द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ ऑफ कर लेना बच्चों, ठीक है, मेथड ऑफ राइटिंग द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या है सिंबल्स, वो देखेंगे। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर, अधिकतर जो सिंबल्स हैं बच्चों, जो भी एलिमेंट का नाम होता है, जो भी एलिमेंट का नाम होता है उसका पहला लेटर या उसका सेकंड लेटर, ये 1 या 2 लेटर्स को जोड़ने से बनता है, ठीक है। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में एलिमेंट का जो भी नाम है, अंग्रेजी भाषा में एलिमेंट का जो भी नाम है उसका या तो फर्स्ट लेटर ले लो या शुरू के 2 लेटर ले लो। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सल्फर है, सल्फर अंग्रेजी नाम है तो हमने सिंबल में एस ले लिया। सिलिकॉन SILICON, तो अब सल्फर के लिए एस ले लिया तो सिलिकॉन के लिए एस नहीं लिया हमने, एस और आई। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से या तो एक लेटर लेना है या शुरू के 2 लेने, अंग्रेजी भाषा के नाम से, ठीक है। अब जब भी इन सिंबल को लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा अपर केस में, और जो सेकंड लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर लिखा जाएगा लोअर केस में। समझ में आ गया। तो देखो द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर अपर केस एंड द सेकंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर लोअर केस। क्लियर है। अब कई बार क्या होता है, नाम का डुप्लीकेशन हो जाता है, तो डुप्लीकेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं। अब जैसे सोडियम है, अब सोडियम में नाम तो एस से चालू होता है, अंग्रेजी नाम एस से चालू होता है, लेकिन एस हमारा सल्फर भी हो गया, सिलिकॉन भी हो गया, सेलेनियम भी होता है, स्ट्रोंशियम भी होता है, बहुत सारे एस से। तो डुप्लीकेशन को रोकने के लिए कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल हमने उनके लैटिन नेम से डिराइव किए। तो 12-13 के करीब ऐसे हैं whose symbols have been taken from their Latin names। तो सोडियम Na है, इसका लैटिन भाषा का नाम क्या होता है, नाइट्रियम, तो Na वहां से लिया है। पोटेशियम कैलियम K वहां से लिया है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। इसी तरह से फेरम Fe कहां से लिया है, आयरन का जो है फेरम से लिया है। क्यूप्रम Cu कॉपर का लिया है, ठीक है। स्टेनम Sn किसका, टिन का लिया है लैटिन भाषा के नाम से। इसी प्रकार से प्लम्बम Pb लेड का नाम लैटिन भाषा से लिया है। समझा क्या। तो बहुत सारे ऐसे लैटिन, हाइड्रारगायरम Hg मर्क्यूरी का नाम वहां से लिया है। गोल्ड ऑरम Au, सिल्वर आर्जेंटम Ag, तो ये कुछ हमारे लैटिन भाषा के नामों से हमने क्या है उनके सिंबल्स डिराइव किए। तो अधिकतर मोस्टली इंग्लिश नेम ही है, तो इनके सिंबल्स थोड़े से आपको लर्न करने, ठीक है। और ये सिंबल्स को बच्चों अप्रूव कौन करता है, इनको मान्यता कौन देता है, तो हमारे एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करती है, इस संस्था को हम कहते हैं बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो संस्था है जो नामकरण संबंधी जितने भी क्या है सहमति है वो देती है, और इसकी सहमति के बाद ही ये वर्ल्ड वाइड अप्लाई होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द यूनियन। नाम क्या है, IUPAC का फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं एग्जाम में, IUPAC। तो ये IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये संस्था जो होती है इन नामों को अप्रूव करती है। कोई भी एलिमेंट का नेम किसी ने खोज कर दिया, नाम क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, ये सब डिसाइड करने का जो काम है वो इस इंटरनेशनल संस्था का, यूनियन का। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स या जो भी एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस वो करेंगे। आई होप आपने ये पूरा देख करके अच्छे से समझ लिया होगा। पूरा समझने के बाद में, एंड तक देखने के बाद में ही इसको नोट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, सो टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।